फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम लोग डेंगू फीवर के कॉम्प्लिकेशंस वगैरह देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से समझो डेंगू में अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करते, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होने की वजह से यहाँ पे डेंगू हेमोरेजिक फीवर है, या फिर वहाँ पे डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी है, या फिर वहाँ पे डेंगू शॉक सिंड्रोम वगैरह, ये सब डिजीज वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। और इसकी वजह से पेशेंट में डेंगू हेमोरेजिक फीवर या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम में वगैरह पेशेंट आने के बाद पेशेंट की डेथ तक हो सकती है फ्रेंड्स वहाँ पे। इसलिए हम लोगों को अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ता है। और अर्ली स्टेज में हम लोगों ने अच्छी तरह से डिटेक्ट कर लिया और प्रॉपर तरीके से पेशेंट को हाइड्रेशन वगैरह देके अच्छी तरह से ट्रीटमेंट वगैरह देते, तो पेशेंट को जान वगैरह अच्छी तरह से हम लोग भी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट वगैरह करके पेशेंट को हम लोग हेल्थ अच्छी तरह से कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो है डेंगू हेमोरेजिक फीवर या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम वगैरह ये कैसे होती है जरा सा हम लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए जरा सा हम लोग यहाँ पे डायग्रामेटिक जरा सा देख लेते हैं इन शॉर्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे समझो हमारे ब्लड वेल्स की ये क्या ब्लड वेसल्स की कैपिलरी है समझो। ठीक है, ये कैपिलरी वॉल है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे डेंगू फीवर में क्या होता है, डेंगू फीवर में हमारे कैपिलरी की वॉल जो है, कैपिलरी वॉल क्या होती है, फ्रैगिलिटी होती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, क्या होती है, फ्रैगिलिटी होती है, मतलब वहाँ पे पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे जो कैपिलरी जो वॉल है ना, कैपिलरी वॉल क्या होती है फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट की कैपिलरी वॉल ब्रेक हो जाती है ऐसे। ठीक है, कैपिलरी वॉल कैसे रहता है, वीक होने की वजह से वहाँ पे डेंगू में क्या होता है कैपिलरी वॉल वीक हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे फ्रैगिलिटी होती है कैपिलरी वॉल की। या जो कैपिलरी वॉल वीक होने की वजह से वहाँ पे ब्लड वेसल्स में जो कैपिलरीज में जो प्लेटलेट्स वगैरह है, ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं फ्रेंड्स हमारे प्लेटलेट्स वगैरह जो है प्लेटलेट वगैरह ये ओजिंग होती है प्लेटलेट की, मतलब वहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह ये जो कैपिलरी वॉल में से ब्रेक होने की वजह से प्लेटलेट्स वगैरह हमारे कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, तो प्लेटलेट्स वगैरह बाहर आने की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे जो कैपिलरीज में जो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन है ना, ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे जरा सा बिगड़ जाता है। मतलब वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, प्लेटलेट्स हम लोगों को पता है कि सोल्यूट है, मतलब वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, प्लेटलेट क्या करता है हमारे बॉडी में जो फ्लूइड एक्यूमुलेट करने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है हमारे बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट करने का काम करता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे समझो कि प्लेटलेट्स हमारे जो कैपिलरीज में से या फिर वहाँ पे ब्लड वेसल्स में जो प्लेटलेट्स वगैरह वहाँ पे हमारे बॉडी में से बाहर, मतलब वहाँ पे जो ओपन एरिया में, मतलब वहाँ पे जो कैविटीज वगैरह है, कैविटीज में वगैरह समझो वहाँ पे ओजिंग हो रहा है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे प्लेटलेट के साथ साथ हमारे ब्लड वेसल्स में जो कुछ भी फ्लूइड है, फ्लूइड भी फ्रेंड्स पेशेंट को जो फ्लूइड है या फिर वहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह है, ठीक है प्लेटलेट्स वगैरह है हमारे क्या होता है बॉडी में से जो ब्लड वेसल्स में से लीक होने लगता है। ये प्लेटलेट्स के साथ साथ ये फ्लूइड भी लीक होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, इसलिए हम लोग ये डेंगू का क्या कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे लीकिंग सिंड्रोम भी कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए डेंगू का क्यों क्या कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे लीकिंग सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे कैपिलरी वॉल वहाँ पे फ्रैगिलिटी होने की वजह से वहाँ पे फ्लूइड के साथ ये प्लेटलेट के साथ साथ फ्लूइड भी हमारे ब्लड वेसल में से बाहर आ जाता है। और वहाँ पे कहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे ओपन जो ब्लड कैविटीज वगैरह रहती है, ठीक है हमारे प्लूरल कैविटी है या फिर वहाँ पे जो हमारे अब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे भी ब्लड वेसल्स ये क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है, उसको हम लोग प्लूरल डिफ्यूजन या फिर असाइटिस वगैरह इसकी वजह से पेशेंट में होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह ओजिंग हो रहा है, तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे जो ब्लड्स में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स काउंट हमारे ब्लड में डिक्रीज हो जाते हैं, तो इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया केस करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया स्टेज करते हैं। ठीक है, वहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वगैरह दिखाई देने लगता है। सो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वगैरह दिखता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स में क्या होता है प्लेटलेट डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे ये डिक्रीज होने की वजह से आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए जो हिमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह है ना, यहाँ पे हिमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे फिर हिमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे हिमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को जो ब्लड वेसल्स में जो है प्लेटलेट्स वगैरह जो डिक्रीज हो रही है, ठीक है वहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो है ही है, इसके साथ साथ जो फ्लूइड है फ्लूइड भी लीक हो रहा है यहाँ से। ठीक है, फ्लूइड भी लीक हो रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लूइड वगैरह लीक हो रहा है तो पेशेंट में असाइटिस वगैरह प्लूरल डिफ्यूजन वगैरह पेशेंट में प्लूरल डिफ्यूजन वगैरह पेशेंट में दिखाई देने लगता है ऐसे केसेस में। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे कैपिलरी लीक होने की वजह से प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाते हैं, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे ब्लड वेसल्स में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह बढ़ जाता है, मतलब वहाँ पे एसिडी का कॉन्सेंट्रेशन वगैरह बढ़ जाता है। इसलिए पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे जो प्लेटलेट वगैरह डिक्रीज होने की वजह से या फिर फ्लूइड लीक होने की वजह से वहाँ पे पेशेंट में हाइपोटेंशन वगैरह दिखाई देने लगता है। इसके साथ साथ पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे टैकीकार्डिया वगैरह डेवलप होता है। ठीक है, इसलिए पेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे प्लूरल डिफ्यूजन या फिर असाइटिस कंडीशन में पेशेंट में देखा जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, इसलिए पेशेंट में बीपी वगैरह कम दिखाई देने लगता है, इसलिए पेशेंट में डेंगू शॉक सिंड्रोम या फिर वहाँ पे ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर क्यों फ्रेंड्स वहाँ पे जो प्लेटलेट काउंट्स वगैरह डिक्रीज होते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह डिक्रीज होने की वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे जो डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी वगैरह है, मतलब वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह पेशेंट में
स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे। इसलिए पेशेंट में रैशेस वगैरह या फिर वहाँ पे रेड स्पॉट्स वगैरह है, उसको पेटेची वगैरह कहते हैं, ये सब वगैरह पेशेंट में दिखाई देने लगता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे केसेस में हम लोगों को ये पता रहना जरूरी है कि यहाँ पे प्लेटलेट की फ्रैगिलिटी की वजह से, ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे कैपिलरी की फ्रैगिलिटी की वजह से प्लेटलेट काउंट्स वगैरह डिक्रीज हो जाते हैं। सो ऐसी कंडीशन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वगैरह होता है, क्योंकि वहाँ पे कैपिलरी लीक वगैरह वहाँ पे बहुत ही बढ़ जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमारे ब्लड में का जो है हेमेटोकाइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह बढ़ जाता है, वहाँ पे पेशेंट को हाइपोटेंशन वगैरह डेवलप होता है, इसलिए टैकीकार्डिया वगैरह डेवलप होता है। इसी वजह से पेशेंट में प्लूरल डिफ्यूजन एसाइटिस वगैरह डेवलप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए पेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाता है और फाइनली वहाँ पे मल्टी ऑर्गन फेलियर ARDS में पेशेंट जाने के बाद पेशेंट में फाइनली वहाँ पे डेथ वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ऐसे केसेस में हम लोगों को क्या प्लेटलेट्स का जो कैपिलरी लीक वगैरह कैसी होती है, ये सब चीज़ें वगैरह हम लोगों को पता रहना जरूरी है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ऐसे केसेस में हम लोगों को ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर वगैरह है, ये पेशेंट को कैसे डेवलप होते हैं ये भी हम लोगों को पता रहना जरूरी है। इसलिए ऐसे फेब्राइल केसेस में जैसे हम लोग जो सिम्टम्स वगैरह जो देखते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, इसलिए कैसे इसका फेब्राइल फेज रहता है, क्रिटिकल फेज वगैरह, इसलिए ऐसे क्रिटिकल फेज में पेशेंट को कैसा रहता है प्लूरल डिफ्यूजन या फिर एसाइटिस वगैरह, इसके साथ साथ जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग वगैरह है, इसलिए पेशेंट में कई बार हाइपोटेंशन वगैरह ये सब सिम्टम्स वगैरह पेशेंट को दिखाई देने लगते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। इसलिए कॉम्प्लिकेशंस में डेंगू के क्या वहाँ पे डेंगू हेमोरेजिक फीवर है या फिर वहाँ पे डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी है, इसके साथ साथ वहाँ पे डेंगू शॉक सिंड्रोम वगैरह, ये सब पेशेंट को जो है कॉम्प्लिकेशंस वगैरह फेस करना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे। और फाइनली पेशेंट को प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते तो पेशेंट की डेथ भी होने के चांसेस वगैरह रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पीरियड है इसका, ठीक है, इसका पीरियड कितना है देख लेते हैं। ये द पीरियड ऑफ 3 to 7 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ फीवर इज टर्म्ड एज क्रिटिकल फेज। पेशेंट को क्रिटिकल फेज कब रहती है, 3 से 7 दिन रहते हैं ना पेशेंट का जो फीवर स्टार्ट होता है। पेशेंट को एक बार फीवर स्टार्ट करने के बाद पेशेंट को जो 3 से 7 दिन का जो डे रहते हैं ना, 3 के 7 दिन पहले फर्स्ट 3 days to 7 days ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फेज रहता है। इसे क्रिटिकल फेज में पेशेंट को जो है ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं या फिर वहाँ पे प्लेटलेट काउंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने की वजह से पेशेंट जो हाइपोटेंशन वगैरह बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ऐसे केसेस में ये डेंगू शॉक सिंड्रोम में वगैरह पेशेंट जा सकता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो द पीरियड 3 to 7 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ फीवर इज टर्म्ड एज क्रिटिकल फेज, इसलिए इस फेज को क्रिटिकल फेज कहा जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ड्यूरिंग विच साइंस ऑफ डेंगू हेमोरेजिक फीवर या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम में डेवलप, ठीक है। ये क्रिटिकल फेज आपको हम लोगों को अच्छी तरह से हम लोगों ने अभी देखा फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस कंडीशन में हम लोग ये पेशेंट को जो टॉर्निकेट टेस्ट वगैरह ये अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये पेशेंट को हम लोग कैसा करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, जब फिजिकल फाइंडिंग्स जो पेशेंट हम लोग एडमिट करते हैं तो पहले दिन से ये पेशेंट को हम लोग टॉर्निकेट टेस्ट वगैरह पेशेंट में दिन में 3-4 बार वगैरह टेस्ट करके लेनी चाहिए फ्रेंड्स ऐसे केसेस में। सो फ्रेंड्स ये टॉर्निकेट टेस्ट वगैरह क्या है, कैसे करते हैं, ये सब देखने के लिए जरा हम लोग एक एक करके अभी हम लोग देख लेते हैं कि टॉर्निकेट टेस्ट वगैरह क्या है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये टॉर्निकेट टेस्ट है ना, ये कैसे नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है। ये टॉर्निकेट टेस्ट कैसे इज डन फॉर अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है टू कैपिलरी फ्रैगिलिटी एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब वहाँ पे कैपिलरी फ्रैगिलिटी कितनी है, वहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कितना है, ये जरा सा देखने के लिए हम लोग जरा सा क्या करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे टॉर्निकेट टेस्ट अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये पेशेंट को जब जो ब्लड प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं ना, ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो कफ रहता है, कफ यहाँ पे हम लोग वहाँ पे पेशेंट को बांध देते हैं और बांधने के बाद जो पेशेंट को सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी रहता है ना, वहाँ पे इसके बीच में मतलब वहाँ पे समझो सिस्टोलिक बीपी 120 है और डायस्टोलिक बीपी समझो वहाँ पे 80 है, तो वहाँ पे जो सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक का मीन जो रहता है ना, वहाँ पे 100 mmHg है, ठीक है। यहाँ पे मीन जो रहता है मतलब वहाँ पे 100 mmHg तक पेशेंट को जो है मर्क्यूरी वगैरह फुलाना, मतलब वहाँ पे उसका उतना फुलाना रहता है, ठीक है। तो हम लोग ये ब्लड प्रेशर को जो हम लोग कप बांधते हैं तो 100 mmHg तक ये कप फुलाना रहता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कप फुलाने के बाद कम से कम 5 मिनट तक ये रखना रहता है, ठीक है। कम से कम 5 मिनट तक ये रखना रहता है। बाद में हम लोग 5 मिनट बाद खोलने के बाद जरा सा पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करना रहता है जब हम लोग कप वगैरह बांधते हैं। तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स यहाँ पे जो कफ हम लोग जो बांधते हैं उस एरिया में क्या होता है 5 मिनट बाद समझो यहाँ पे कितने पेटेचियल वगैरह रैशेस है, मतलब वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग के जो स्पॉट यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये हम लोगों को जरा सा मेजर करने रहते हैं, मतलब कितने ज़्यादा वगैरह पेटेचियल है, मतलब वहाँ पे उसकी सीवियरिटी वगैरह उतनी ज़्यादा रहती है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। मतलब वहाँ पे इंटरनल हीमोरेज वगैरह पेशेंट में ऐसे कंडीशन में रहता है ऐसे केसेस में, मतलब वहाँ पे प्लेटलेट की फ्रैगिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ पे लीक हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या इंडिकेट करता है प्लेटलेट हमारे बॉडी में से बहुत ज़्यादा लीक हो रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए प्लेटलेट्स वगैरह लीक हो रहे हैं तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स यहाँ पे पेटेचियल रैशेस वगैरह दिखाई देने लगते हैं ऐसे केसेस में। ये पेटेचियल रैशेस वगैरह कितने हैं ये देखने के बाद हम लोग जरा से कह सकते हैं कि सीवियरिटी वगैरह उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं और इस हिसाब से हम लोग ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस टॉर्निकेट टेस्ट
इज डन फॉर अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट टू ऑफ कैपिलरी फ्रैगिलिटी एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये किस वजह से करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे कैपिलरी फ्रैगिलिटी, कैपिलरी की जो फ्रैगिलिटी है और वहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये दोनों को जरा सा चेक करने के लिए हम लोग फिजिकली टॉर्निको टेस्ट वगैरह करते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कैपिलरी लीक इंक्रीजेस, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कैपिलरी में से जो प्लेटलेट्स का बहुत ज़्यादा लीक होते हैं, इसलिए फ्लूइड्स भी उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पे लीक होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये कैपिलरी लीक इंक्रीजेस, कैपिलरी की लीक इंक्रीज होने की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से यहाँ पे ब्लड वेसल्स में जो है आरबीसीज का क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, मतलब वहाँ पे जो हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन है, हेमेटोक्राइट का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, इसके साथ साथ पेशेंट में हाइपोटेंशन, इसके साथ साथ टैकीकार्डिया वगैरह ये सब सिम्टम्स वगैरह दिखाई देने लगते हैं। इसलिए पेशेंट में कई बार प्लूरल डिफ्यूजन, एसाइटिस वगैरह ये सब सिम्टम्स भी पेशेंट को देखा जाता है ऐसे केसेस में। इसलिए पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस दिखाई देने लगते हैं, बाद में मल्टी ऑर्गन फेलियर, बाद में वहाँ पे पेशेंट ARDS वगैरह ये सब सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं, और आखिरी में पेशेंट का क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे डेथ हो जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, क्या होता है आखिर में पेशेंट की डेथ होने लगती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जरा सा हम लोगों को 3 से 7 दिन जो है क्रिशियल फेज माना जाता है, और वहाँ पे पेशेंट को जो है टॉर्निको टेस्ट वगैरह हम लोगों को करना पड़ता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स वहाँ पे जो कैपिलरी लीक वगैरह है, ये सब चीज़ें वगैरह हम लोगों को पता रहना जरूरी है ऐसे केसेस में। इसलिए ऐसे केसेस में हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह अच्छी तरह से कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है, ये की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह देखे। अभी हम लोग जरा देख लेते हैं डेंगू की जो है सीवियर फॉर्म कौन सा है, मतलब वहाँ पे क्रूशियल फेज जो हम लोगों ने अभी बात की है, तो क्रूशियल फेज में कौन से सिम्टम्स वगैरह जरा दिखाई देने लगते हैं, जरा से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि फ्रेंड्स सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू में सीवियर प्लाज्मा लीक होते हैं। ठीक है, सीवियर प्लाज्मा लीक होने की वजह से पेशेंट कैसा शॉक में भी चला जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में से कम होने की वजह से वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है, मतलब वहाँ पे जो पेशेंट का जो वॉल्यूम रहता है ना, फ्लूइड वॉल्यूम में पेशेंट का बहुत ज़्यादा कम होता है। सो ऐसे केसेस में पेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे शॉक में चले जाते हैं। पेशेंट कैसा रहता है, ब्लड प्रेशर पेशेंट का बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से हाइपोटेंशन में जाते हैं, और वहाँ पे पेशेंट को जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम में भी पेशेंट चले जाते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, इसके साथ साथ पेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है। फ्लूइड एक्युमुलेशन कहाँ पे होता है, हमारे समझो लंग्स है, लंग्स में समझो फ्लूइड एक्युमुलेशन वगैरह रहता है, तो इसमें ऐसे केसेस में प्लूरल डिफ्यूजन वगैरह होने के चांसेस वगैरह रहते हैं फ्रेंड्स ऐसे केसेस में। ठीक है, प्लूरल डिफ्यूजन, बाद में एसाइटिस वगैरह, ये सब भी सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देने लगते हैं ऐसे केसेस में। इसलिए पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह कई बार देखा जाता है ऐसे केसेस में। ठीक है, बाद में पेशेंट को समझो क्यूअर कोएगुलोपैथी वगैरह रहते हैं, मतलब वहाँ पे प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसीज वगैरह बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में हम लोग वहाँ पे जो पेशेंट के जो नेचुरल ऑरिफिसेस है वहाँ से कई बार ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल एपिस्टैक्सिस है, या फिर पेशेंट में मलीना वगैरह, ये सब भी सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देने लगता है। ठीक है, सो सीवियर हिमोरेजिक्स मैनिफेस्टेशंस भी कई बार हम लोगों को दिखाई दे सकते हैं, इसलिए ऐसे केसेस में GI हिमोरेज वगैरह होने के भी चांसेस रहते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो ऐसे सीवियर फॉर्म डेंगू में हम लोगों को जरा सा ये हिमोरेज वगैरह होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जरा सा ये देखना रहता है कि वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, इसलिए डेली पेशेंट का जो है हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह जरा सा देखा जाता है ऐसे केसेस में। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि फ्रेंड्स वहाँ पे जितना ज़्यादा समझो HCT काउंट जितना ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे केसेस में, तो ऐसे केसेस में क्या होता है जितना ज़्यादा हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह जो है जितना बढ़ जाता है उतना पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे सीरियसनेस वगैरह वहाँ पे बढ़ जाता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इसलिए हम लोग CBCs वगैरह जो हम लोग करते हैं तो करवाते हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पे समझो ग्रेटर देन 20% वगैरह जो हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह बढ़ता है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को अर्ली इंटरवेंशन वगैरह करके जैसा प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह करवाना पड़ते हैं। या फिर वहाँ पे प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं ऐसे केसेस में, तो हम लोगों को आउटसाइड से कैसे प्लेटलेट्स वगैरह ट्रांसफ्यूजन, जो प्लेटलेट्स वगैरह ट्रांसफ्यूजन हम लोगों को बढ़ाना मतलब वहाँ पे देना पड़ता है आउटसाइड से ऐसे केसेस में। ठीक है, सो ऐसे केसेस में जरा सा ये हम लोगों को जरा सा प्लेटलेट काउंट्स जो हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह है ये डेली देखना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इसलिए पेशेंट में समझो वहाँ पे सीवियर फॉर्म जो है, इसकी सीवियर फॉर्म में कई बार ये मल्टी ऑर्गन फेलियर में भी पेशेंट जा सकते हैं ऐसे केसेस में। इसलिए कई बार क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करते, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को जो है सीवियर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, मतलब वहाँ पे लिवर इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। लीवर में पेशेंट को समझो जो हमारे लिवर एंजाइम से AST, मतलब वहाँ पे SGOT SGPTs वगैरह है, मतलब वहाँ पे एलानाइन सीरम ट्रांसफरेज वगैरह है। ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे जो पेशेंट को जो लिवर एंजाइम्स वगैरह है, लिवर एंजाइम्स पे एलिवेटेड हो सकते हैं, मतलब वहाँ पे कितना मोर देन 1000 ये तक ये पेशेंट को जो है लिवर एंजाइम्स वगैरह बढ़ जाते हैं। ऐसे केसेस में लिवर एंजाइम्स वगैरह बढ़ते हैं, तो ऐसे केसेस में जो लिवर फेलियर में भी चांसेस
रहते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स। इसलिए पेशेंट क्या होते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर में चले जाते हैं और पेशेंट की डेथ वगैरह हो सकती है। और सीएनएस रिलेटेड जो है वहाँ पे इम्पेयर कॉन्शियसनेस वगैरह पेशेंट में हो जाता है। कई बार पेशेंट को जो फ्लूइड अकोमोडेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से कई बार पेशेंट में कार्डियोमायोपैथी वगैरह कई बार दिखाई देती है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में जो अदर मतलब वहाँ पे रिनल इम्पेयरमेंट वगैरह, पेशेंट एक्यूट रिनल फेलियर में वगैरह चले जाते हैं शॉक की वजह से, ठीक है। ऐसे शॉक की वजह से पेशेंट एक्यूट रिनल फेलियर में वगैरह चले जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को जरा सा अर्ली इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह करनी पड़ती है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को इंटेंसिव केयर यूनिट में ही अच्छी तरह से स्पेशलिस्ट के अंडर ही ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। ऐसे केसेस में हम लोगों का ऐसे केसेस जल्द से जल्द हायर सेंटर में शिफ्ट करने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे जो हम लोगों का प्लेटलेट्स का जो है इस HDP वगैरह है, ठीक है, HDP है जो उसके साथ साथ पेशेंट प्लेटलेट्स के जो टाइप्स वगैरह हैं, प्लेटलेट्स वगैरह हम लोग हाई कॉन्सेंट्रेशन वगैरह है, प्लेटलेट्स वगैरह ये सिंगल डोनर प्लेटलेट है या फिर वहाँ पे रैंडम डोनर प्लेटलेट वगैरह है, ये RDP वगैरह या फिर वहाँ पे क्रायो वगैरह, मतलब जो RBC जो प्लेटलेट्स के टाइप से ये क्रायो वगैरह, ठीक है। HDP मतलब सिंगल डोनर प्लेटलेट, RDP मतलब रैंडम डोनर प्लेटलेट, और उसके साथ साथ क्रायो वगैरह भी प्लेटलेट्स के टाइप ही रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। जो हम लोग प्लेटलेट्स वगैरह देते हैं ना, प्लेटलेट्स के टाइप रहते हैं ये RDP, HDP और क्रायो वगैरह। ये मतलब जैसे जैसे हम लोग ये देख रहे हैं HDP, RDP, क्रायो वगैरह बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे उसकी कॉस्टिंग रहती है फ्रेंड्स वहाँ पे। जो क्रायो वगैरह रहता है ना, मिनिमम उसका कॉस्ट ये 10,000 तक रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंटों का क्या होता है, एक एक बैग क्रायो की पेशेंट की 10,000 तक ऐसे केसेस में रहते हैं। और हम लोगों को जरा सा ऐसे अर्ली इमरजेंसी जैसे इमरजेंसी केसेस में हम लोगों को ये जरा सा प्लेटलेट्स वगैरह आउटसाइड से पेशेंट को देने पड़ते हैं ऐसे इमरजेंसी में पेशेंट को, ठीक है। तो ऐसे केसेस जो है हमारे अच्छी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब वहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट वगैरह करनी पड़ती है। तो स्पेशलिस्ट ही वहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट में पेशेंट को कैसा ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स वहाँ पे जरा सा सीवियर फॉर्म डेंगू का, कैसे सीवियर फॉर्म हम लोगों ने अच्छी तरह से अभी हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स अभी, ठीक है। फ्रेंड्स अभी हम लोग जरा सा आगे देख लेते हैं कि डेंगू फीवर का जैसे डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि पेशेंट को जो अर्ली सिम्टम्स क्या रहते हैं, पेशेंट को जो अर्ली सिम्टम्स है, पेशेंट को मलेज रहता है, मतलब वहाँ पे एक्स्ट्रा फटीग वगैरह दिखाई देने लगती है, पेशेंट को हेडेक वगैरह रहता है। पेशेंट को जो हम लोग जो सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं ना, पेशेंट को पहले 2 दिन रहता है, पेशेंट को हेडेक रहता है। उसके साथ साथ पेशेंट को कैसा मलेशिया वगैरह, मतलब वहाँ पे पेशेंट में क्या होता है, वहाँ पे एक्स्ट्रा फटीग वगैरह दिखाई देने लगती है। बाद में जब पेशेंट की एक्यूट फेज स्टार्ट होती है, मतलब वहाँ पे जैसे फीवर स्टार्ट होता है, तो फीवर वगैरह स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे हम लोगों को जरा सा इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स कभी भी हम लोगों को जरा सा वायरल फीवर वगैरह हम लोगों को जरा सा डाउट लगता है, मतलब वहाँ पे पेशेंट में जॉइंट्स पेन वगैरह है, यहाँ पे पेशेंट को समझो वहाँ पे जॉइंट पेन, फीवर के साथ जॉइंट पेन है, वहाँ पे पेशेंट को आर्थरालजिया वगैरह है, इसके साथ साथ पेशेंट को समझो बॉडी एक वगैरह है, ये सब सिम्टम्स वगैरह जरा सा देखती है, तो हम लोग को जरा सा इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया में जरा सा CBC, उसके साथ साथ जरा सा डेंगू वगैरह टेस्ट, ये सब चीज़ें वगैरह भी करना पड़ता है ऐसे केसेस में। सो फ्रेंड्स यहाँ पे डेंगू टेस्ट में क्या क्या आता है जरा सा देखना चाहिए हम लोग को। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम लोग डेंगू टेस्ट करते हैं ना, डेंगू टेस्ट में सबसे पहले हम लोग आते हैं कि डेंगू का NH1 एंटीजन आता है, इसके साथ साथ IgG एंटीबॉडी और IgG और IgM एंटीबॉडीज, 2 टाइप के ऐसे एंटीबॉडीज रहते हैं, और NH1 इसके एंटीजन रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे डेंगू टेस्ट में 3 वैल्यूज रहते हैं, एक रहता है डेंगू NH1 एंटीजन, एक रहता है IgM एंटीबॉडीज, दूसरा रहता है IgG एंटीबॉडीज, ठीक है। ये 2 एंटीबॉडी एंटीजन रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स जब पेशेंट को फीवर स्टार्ट होता है ना, पेशेंट को फीवर स्टार्ट होने के बाद कब इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना चाहिए जरा सा हम लोगों को ये पता रहना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं रहता कि समझो पेशेंट को फीवर आज ही से स्टार्ट हुआ और पेशेंट को हमें आज ही से हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह लिख के दे रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे फॉल्स रीडिंग वगैरह आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए NH1 एंटीजन कब करना चाहिए, IgG एंटीबॉडीज वगैरह कब करना चाहिए, ये सब जरा सा हम लोगों को पता रहना जरूरी है। इसलिए अभी हम लोग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में एक एक करके देख लेते हैं कि NH1 एंटीजन कब करवाने हैं पेशेंट में, या फिर एंटीबॉडीज वगैरह कब करवाने हैं, ये एक एक करके अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स जब भी हम लोग जो पेशेंट को फीवर वगैरह स्टार्ट होता है, ठीक है, फीवर स्टार्ट होने के बाद पेशेंट को जो है डेंगू NH1 एंटीजन कब स्टार्ट करना रहता है, NH1 एंटीजन इज जनरली फाउंड ड्यूरिंग द day 1 अप टू द day 9 आफ्टर द ऑनसेट ऑफ फीवर, ठीक है। जब पेशेंट को फीवर स्टार्ट होता है, फीवर स्टार्ट होने के बाद पेशेंट को जो पहले दिन से 9 दिन तक पेशेंट को ये NH1 एंटीजन पॉजिटिव आता है, उसके बाद में 9 दिनों के बाद ये एंटीजन वगैरह है वीकली पॉजिटिव, या फिर वहाँ पे फॉल्स वगैरह रीडिंग आ सकती है ऐसे केसेस में। लेकिन फ्रेंड्स जब भी हम लोग पेशेंट को फीवर वगैरह स्टार्ट होता है ना, फीवर स्टार्ट होता है तो ऐसे केसेस में पहले दिन से 9वें दिन तक ये NH1 एंटीजन पॉजिटिव आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स कई बार हम लोग देख लेते हैं कि पेशेंट को फीवर वगैरह स्टार्ट होने के बाद NH1 एंटीजन है ना पहले 3 दिनों में ही हम लोगों को करवाना चाहिए ऐसे केसेस में, ठीक है। मतलब पेशेंट को समझो फीवर आज से आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मतलब पेशेंट को जो फीवर आता है फीवर के पहले 1 से 3 दिनों में हम लोग ये NH1 एंटीजन करवाना चाहिए।
इसमें फ्रेंड्स समझो हम लोग NH1 एंटीजन के साथ समझो जो IgM एंटीबॉडीज वगैरह पहले बनते 1 to 3 डेज में ये IgG IgM वगैरह नेगेटिव आते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए हम लोगों को जो समझो पेशेंट को फीवर स्टार्ट हो गया तो पहले 1 से 3 दिनों में पेशेंट को NH1 एंटीजन एडवाइस करने रहते हैं ऐसे केसेस में। लेकिन कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे NH1 एंटीजन भी कई बार नेगेटिव आती है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे जो हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं ना, ये ELISA टेस्ट की मेथड से करते हैं, ठीक है। ये NH1 एंटीजन वगैरह कौन से मेथड से करते हैं, हम लोग ELISA टेस्ट मेथड से करते हैं। समझो वहाँ पे डेंगू का हम लोगों को कंफर्मेशन टेस्ट करना है, तो जो कंफर्मेशन टेस्ट करना है तो हम लोगों को डेंगू का जो वायरस है, डेंगू वायरस के प्रोटीन्स वगैरह हम लोगों को जैसा वो कैप्चर करने पड़ते हैं, वहाँ पे टेस्ट करनी पड़ती है। सो हम लोगों को डेंगू वायरसेस कैप्चर करने के लिए डेंगू PCR टेस्ट करनी पड़ती है, या डेंगू PCR टेस्ट कंफर्मेशन टेस्ट रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे महंगी रहती है फ्रेंड्स, वहाँ पे उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए हम लोग जरा सा स्टार्टिंग में NH1 एंटीजन वगैरह करवाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ये एज कम्पेयर टू PCR टेस्ट जरा सा वीकली रहती है, ठीक है, वीकली पॉजिटिव रहती है एज कम्पेयर टू PCR टेस्ट। मतलब PCR में कंफर्मेशन रहता है, लेकिन वहाँ पे NH1 एंटीजन में कई बार नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वायरल लोड वगैरह कैसा है पेशेंट का, मतलब वहाँ पे कितना ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह है, ये सब ये डिपेंड होने की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे जरा सा ये NH1 एंटीजन वगैरह है, ये अर्ली स्टेज में हम लोग जरा सा 1 to 3 डेज में वगैरह कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स पेशेंट को समझो फीवर आज से स्टार्ट हुआ है तो पेशेंट को पहले दिन से 3 दिन तक, मतलब वहाँ पे पहले 3 दिनों में ये NH1 एंटीजन करवाना रहता है। फ्रेंड्स यहाँ पे पहले 3 दिनों में IgG IgM एंटीबॉडीज का कुछ भी रोल नहीं रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे एंटीबॉडीज वगैरह रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी फीवर आने के बाद एंटीबॉडीज वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए टाइम रहता है ना, इसलिए हम लोग ये पेशेंट सबसे पहले NH1 एंटीजन करवाना चाहिए पहले 3 दिनों तक, ठीक है। सो NH1 एंटीजन इज जनरली फाउंड इन ड्यूरिंग द day 1 to up to day 9 आफ्टर द ऑनसेट ऑफ फीवर। डे 9 तक रहता है, लेकिन हम लोगों को जरा सा NH1 एंटीजन करना है तो पहले 3 दिनों में ही करना रहता है ऐसे केसेस में। सो फ्रेंड्स इट इज जैसे कि हम लोगों ने देखा कि लेस सेंसिटिव देन PCR। ये PCR टेक्निक जो है फ्रेंड्स वहाँ पे एक्चुअल वायरल लोड वगैरह हम लोग करते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये PCR टेक्निक से क्या है जरा सा लेस सेंसिटिव है, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पे जरा सा कॉस्ट इफेक्टिव है ऐसे केसेस में वगैरह, ये डेंगू फीवर में हम लोग इसलिए ये डेंगू में ऐसे डेंगू NH1 एंटीजन वगैरह पहले 1 to 3 डेज में ये करवा सकते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स IgM एंटीबॉडीज और IgG एंटीबॉडीज वगैरह कब चेक करने रहते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये एंटीबॉडीज वगैरह है, ठीक है, मतलब हमारे बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शंस वगैरह होता है वहाँ पे एंटीजन फॉर्मेशन होता है, एंटीजन एंटीबॉडीज वगैरह फॉर्मेट होते हैं, ये एंटीबॉडीज वगैरह फॉर्मेशन होने में ज़रा सा टाइम रहता है, इसलिए कभी भी एंटीबॉडीज वगैरह करना है तो 4 दिनों बाद ही एंटीबॉडीज करना चाहिए ऐसे फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो IgM बिकम्स डिटेक्टेबल बाय द day 3 to day 5, ठीक है, day 3 to day 5 आफ्टर द ऑनसेट ऑफ इलनेस इन अ प्राइमरी डेंगू। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो IgM IgG एंटीबॉडीज वगैरह हैं, ये एंटीबॉडीज कब करने रहते हैं पेशेंट को। सबसे पहले जो हम लोगों ने अभी देखा कि पहले 1 to 3 दिनों में पेशेंट में NH1 एंटीजन करवाना रहता है, बाद में पेशेंट को जो 4थे दिन होते हैं 9 डे तक पेशेंट को क्या आता है फ्रेंड्स वहाँ पे ये हम लोग ये IgG IgM एंटीबॉडीज वगैरह ये करवा सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एंटीबॉडीज वगैरह कैसे 4थे दिनों के बाद ही करना रहता है ऐसे केसेस में, क्योंकि पहले 3 दिनों में ये कुछ एंटीबॉडीज का वगैरह कुछ रोल नहीं रहता। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एंटीबॉडीज वगैरह है, पेशेंट को फीवर कब से स्टार्ट हुआ है जरा सा देखना, बाद में 4 दिनों बाद पेशेंट को जो एंटीबॉडीज वगैरह हम लोग ये एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट में देखा जाए तो जरा सा इन शॉर्ट में देख लेते हैं कि NH1 एंटीजन कब करवाना है। अब बताओ मेरे पीछे, NH1 एंटीजन कब करवाना रहता है, पहले 1 to 3 डेज में NH1 एंटीजन करवाना रहता है, मतलब फीवर आज से स्टार्ट हुआ है तो ये आज से 3 दिनों में पेशेंट को हम लोग NH1 एंटीजन एडवाइस कर सकते हैं। बाद में पेशेंट को समझो फीवर वगैरह जो है, समझो पेशेंट को फीवर वगैरह 4 to 9 डे हो गया, ठीक है, मतलब हम लोग ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना चाहते हैं तो पेशेंट को समझो 4 दिनों बाद हम लोग ये NH1 एंटीजन के साथ साथ फिर वहाँ पे IgG IgM एंटीबॉडीज भी करवा सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। ये NH1 एंटीजन के साथ साथ IgG एंटीबॉडीज वगैरह भी हम लोग करवा सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स समझो पेशेंट को फीवर वगैरह 9 दिनों बाद वगैरह हम लोग जब 9 दिन हो गए पेशेंट को फीवर आने के बाद और वहाँ पे हम लोग ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में NH1 एंटीजन का कुछ रोल नहीं रहता, तो हम लोगों को वहाँ पे एंटीबॉडीज ही चेक करने पड़ते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को डेंगू के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए डेंगू NH1 एंटीजन जो कि हम लोगों को 1 से 3 दिनों में करना रहता है, और IgM IgG बॉडीज एंटीबॉडीज जो है ये 4 से 9 दिनों में पेशेंट को ये करना रहता है, मतलब वहाँ पे 9 दिनों से ये 9 दिनों के बाद भी हम लोग करवा सकते हैं, ठीक है, मतलब ऑनवर्ड्स 4 डेज के बाद भी हम लोग ये IgG एंटीबॉडीज वगैरह करवाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे जो IgG और IgM एंटीबॉडीज वगैरह है day 3 to day 5 में डिटेक्टेबल रहते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है। सो फ्रेंड्स वहाँ पे उसके हिसाब से हम लोगों को ब्लड के टेस्ट वगैरह करवाना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि डेंगू RNA PCR टेस्ट वगैरह, ठीक है। फ्रेंड्स जो डेंगू का जो वायरस है, डेंगू वायरस हम लोग ये RNA PCR टेक्निक के जरिए हम लोग ये
डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ प्राइमरी टेस्ट टू यूज डिटेक्ट डेंगू वायरसेस इन अर्ली कोर्स ऑफ इन्फेक्शन। मतलब जब फीवर वगैरह स्टार्ट होता है तब हम लोग डेंगू ये PCR टेस्ट वगैरह करते हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग ये वायरसेस वगैरह कैप्चर कर सकते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हम लोगों को दिखाई दे सकता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ डेंगू वायरसेस बाय RNA बाय PCR इज अवेलेबल इन स्पेशलिस्ट लेबोरेटरीज वगैरह, जो टर्शरी केयर सेंटर वगैरह है, मतलब वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल्स वगैरह रहते हैं यही पे ये जो टेस्ट वगैरह PCR टेक्निक की अवेलेबल रहती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम लोग तो पेरीफेरीज समझो वहाँ पे हम लोग पेरीफेरीज में ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, तो पेरीफेरीज में वगैरह हम लोगों को NH1 एंटीजन और IgG एंटीबॉडीज वगैरह इसी पे हम लोग को ब्लड इन्वेस्टिगेशन में जरा सा फोकस करना चाहिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, क्योंकि डेंगू हम लोगों को पता रहना चाहिए कि डेंगू PCR टेक्निक भी अवेलेबल है, मतलब अर्ली स्टेज में वगैरह हम लोगों को डायग्नोसिस करना है तो ऐसे केसेस में डेंगू PCR टेस्ट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार समझो डायग्नोसिस क्लियर हो गया कि पेशेंट को NH1 एंटीजन पॉजिटिव है या फिर IgG IgM एंटीबॉडीज वगैरह पॉजिटिव है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को पता है कि डेंगू एकदम कंफर्मेशन हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह स्टार्ट करते हैं तो हम लोग हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वगैरह प्रॉपर तरीके से चल रहा है क्या, पेशेंट की इंप्रूवमेंट प्रॉपर तरीके से हो रही है क्या, इसलिए हम लोगों को जरा सा डेली जो है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह देखना चाहिए। यहाँ पे उसके हेमेटोक्राइट और प्लेटलेट काउंट्स वगैरह हम लोगों को जरा सा रेगुलरली जरा सा हम लोगों को देखना जरूरी है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग जो हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह हम लोगों ने अभी देखा कि हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह हमारा वहाँ पे बढ़ जाता है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को पता है कि फ्रेंड्स वहाँ पे हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन और प्लेटलेट्स वगैरह हम लोगों को डेली जरा सा देखना चाहिए। इनके समझो प्लेटलेट्स काउंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहे हैं तो हम लोगों को जरा सा कई बार प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी करवाना पड़ता है ऐसे केसेस में, या फिर वहाँ पे समझो हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह जो है ग्रेटर देन 20% वगैरह बढ़ गया, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को जरा सा अर्ली इंटरवेंशन वगैरह प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करवाना पड़ता है ऐसे केसेस में। इसलिए पेशेंट की सीवियरिटी वगैरह जानने के लिए, पेशेंट को डेली वॉच करने के लिए, मतलब वहाँ पे डेली पेशेंट को जो डेली उसको मॉनिटरिंग करने के लिए जैसे हेमेटोक्राइट और प्लेटलेट काउंट्स वगैरह हम लोगों को देखना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह देखने के लिए हम लोगों को CBC वैल्यू के साथ CBC वैल्यूज में वगैरह ये RBC कॉन्सेंट्रेशन या फिर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन वगैरह, इससे हम लोग ये सब चीज़ें वगैरह देख सकते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, तो इसलिए हमारा हमें जरा सा हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन एंड प्लेटलेट्स वगैरह हम लोग को डेली ये वॉच करना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है।